हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा। ये जो है संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 14 में इसका वर्णन है। संविधान का भाग 14 तथा आर्टिकल 308 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। क्या इसे केंद्रीय सेवा के नाम से भी या सिविल सेवा के नाम से भी जाना जाता है। सिविल सेवा का वर्णन ऐसा आएगा सवाल परीक्षा में कि सिविल सेवा का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 में है। कौन सा अनुच्छेद में है, तो 308 से 323 तक है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। इसके मैंने दो हिस्से कर दिए हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे 308 से लेकर 312 तक में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 315 से 323 तक पढ़ेंगे। 313 और 14 कोई इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं है। तो हम यदि बात करें इतिहास की, सिविल सेवा के इतिहास की बात करें, सिविल सेवा का मतलब ये होता है सरकारी नौकरी, अर्थात सरकारी सेवा में जो कार्मिक होते हैं उनकी भर्ती कैसे होती है, उसके बारे में जो नियम जो बनाए जाते हैं या किस संस्था के द्वारा सरकारी सेवा के लिए नियम बनाए जाते हैं, उसे सिविल सेवा अधिनियम कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले इसकी जो शुरुआत मानी जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़माने से मानी जाती है। सन 1786 में से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये क्या माना जाता है, सिविल सेवा का क्या माना जाता है, जनक के रूप में माना जाता है। अर्थात भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा आरंभ करने के पीछे ये उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए सरकारी कार्मिकों की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए उन्होंने सिविल सेवा की क्या की, शुरुआत की। 1853 से बात करें तो 1853 में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से फिर क्या होने लगा, सिविल सेवा में भारतीयों की भी क्या होने लगी, भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। लेकिन परीक्षा उस समय सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। भारत से 1763 में पहले आईसीएस बनाए गए सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर आगे हम जब बात करें तो 1923 में एक आयोग बैठा जिसका की नाम था ली आयोग। ली आयोग ने अनुशंसा की एक लोक सेवा आयोग बनाया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। इस कमीशन के अंतर्गत ही क्या हो, ये कमीशन ही जो क्या करेगा, सभी तरह की क्या करेगा, नियुक्तियां करेगा। तो सन 1923 में ली आयोग की अनुशंसा पर सन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो 1935 के अधिनियम के तहत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये इसका एक थोड़ा सा इतिहास था। तो क्या करता है, सिविल सेवा अर्थात योग्य कार्मिकों की जो भर्ती है वो सिविल सेवा के माध्यम से क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। अर्थात यदि केंद्र स्तर पर देखें तो प्रथम श्रेणी अधिकारी और राज्य स्तर पर देखें तो द्वितीय श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो अधीनस्थ सेवाएं होती है सेंट्रल में, उसकी नियुक्ति एसएससी के द्वारा होती है। और राज्य में अधीनस्थ सेवाएं जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो पीईबी जो है वो क्या करता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है अधीनस्थ सेवाओं में क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो देखा जाए तो मोटे रूप से 3 तरह की सेवा होती है। प्रथम श्रेणी की सेवाएं, द्वितीय श्रेणी की सेवाएं और तृतीय श्रेणी की सेवाएं। तो प्रथम श्रेणी की सेवाएं जो है वो यूपीएससी करेगा, द्वितीय श्रेणी की जो करेगा राज्य लोक सेवा आयोग करेगा, और तृतीय श्रेणी की वो जो है सेंट्रल में तृतीय श्रेणी की करेगा एसएससी करेगा। और राज्यों में ये काम किसको दिया गया है, राज्य अधीनस्थ सेवा आयोगों को दिया गया है। राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश की बात करें तो पीईबी के अंतर्गत ये भर्ती होती है। अब ये तो थोड़ी सी बात हो गई कि आखिर सिविल सेवा क्या है। सिविल सेवा अर्थात योग्य कार्मिकों की भर्ती किया जाना ही एक प्रकार से क्या है, सिविल सेवा है। अब बात करें हम कि संविधान का जो भाग 14 है उसमें 308 से 312 की आज हम बात करेंगे। तो संविधान का भाग जो 308 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई, जो कि परिभाषा आपको आर्टिकल 12 में भी दी गई थी, आर्टिकल 36 में भी दी गई थी। अर्थात राज्य वह अवधारणा है जिसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो तथा उसमें काम करने वाले प्राधिकारी हों, उसे हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। अर्थात राज्य में क्या क्या होगा, केंद्र सरकार होगी प्लस राज्य सरकारें होंगी प्लस स्थानीय सरकारें होंगी, और उसमें काम करने वाले कौन होंगे, प्राधिकारी अर्थात पब्लिक सर्वेंट होंगे। उससे क्या बनता है, राज्य बनता है पॉलिटी के हिसाब से। तो ऐसी परिभाषा 3 जगह दी गई है राज्य की परिभाषा, 312 में भी दी गई है, 336 में भी दी गई है और 308 में भी दी गई। 12, 36 और 308 में ये दी गई।
अब आते हैं भर्ती नियम। भर्ती नियम अर्थात सरकारी सेवा जो होती है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, उनके भर्ती नियम कौन बनाता है? तो यदि संघ या केंद्र सरकार की नियुक्ति होगी, है ना, या संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी यदि, या केंद्र सरकार या संघ लोक सेवा आयोग से जब भी भर्ती होगी, तो भर्ती नियम हमेशा कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? भर्ती नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संघ लोक सेवा आयोग के भर्ती नियम संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के जो नियम है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात जो प्रथम श्रेणी कार्मिक है उसके भर्ती नियम संसद बनाती है, और राज्यों में द्वितीय श्रेणी जो कार्मिक है उसके भर्ती नियम कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 310। 310 में कहा गया है कि दो स्थितियां मैंने बताई आपको, एक तो संघ और दूसरा राज्य। तो मैंने बताया संघ या केंद्र के भर्ती नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, और राज्य का कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। अब संघ के जो भी प्रथम श्रेणी कार्मिक होंगे, ये जो कर्मचारी होंगे, प्रथम श्रेणी कर्मचारी होंगे, कार्मिक होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद ग्रहण करते हैं। और राज्य के जो कार्मिक होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं? पद ग्रहण करते हैं। अर्थात राज्य के द्वितीय श्रेणी अधिकारी और संघ के या केंद्र के प्रथम श्रेणी अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, और राज्य के जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद ग्रहण करते हैं। ऐसा आर्टिकल 310 में क्या है? वर्णित है। तो सीधी बात है, 308 में राज्य की परिभाषा है, 309 में भर्ती नियम है। अर्थात भर्ती नियम केंद्र के यूपीएससी के लिए कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। पीएससी के लिए कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा राज्य का संबंधित। 310 में संघ के जो कार्मिक है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, और राज्य के जो कार्मिक है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? पद ग्रहण करेंगे। ये 3 आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। 2 आर्टिकल और हैं इसमें, संवैधानिक संरक्षण और नई अखिल भारतीय सेवाएं। संवैधानिक संरक्षण किसका? कार्मिकों का, जो प्रथम श्रेणी कार्मिक और द्वितीय श्रेणी कार्मिक यूपीएससी और पीएससी के द्वारा भर्ती किए गए हैं, या अधीनस्थ सेवा द्वारा जो तृतीय श्रेणी के भी कार्मिक भर्ती किए गए हैं, इन तीनों के लिए क्या दिया गया है संविधान में? चतुर्श्रेणी भी आप इसमें मान लो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्श्रेणी, अर्थात जितने भी कार्मिक सरकारी सेवा में होते हैं उन्हें संवैधानिक संरक्षण देता है कौन? आर्टिकल 311 जो है आपको सभी प्रकार के जो कार्मिक हैं उनको क्या प्रदान करता है? संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक संरक्षण का मतलब ये होता है कि सभी कार्मिक को सिर्फ नियुक्तिकर्ता अधिकारी और उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। उससे निचले स्तर का अधिकारी पद से नहीं हटा सकता है। ये एक प्रकार का क्या मिला है? संवैधानिक संरक्षण सभी चारों प्रकार के कर्मचारियों को या कार्मिकों को मिला हुआ है। कहने का मतलब नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी होगा उस रैंक का अधिकारी, उसका समकक्ष अधिकारी या उससे ऊपर लेवल का जो अधिकारी होगा वही क्या कर सकता है? हटा सकता है। उससे निचले रैंक का नहीं हटा सकता। जैसे यदि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के थ्रू यदि प्रथम श्रेणी अधिकारी किसी कलेक्टर की नियुक्ति हुई है तो उसको हटाने का पावर सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके प्रसाद पैर रहते हैं? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के नीचे कोई भी नहीं, राष्ट्रपति से ऊपर की शक्ति भारत में किसी में नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को यदि यूपीएससी के द्वारा नियुक्त यदि किसी कार्मिक को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के उसमें हटाना हो तो कौन हटा सकता है? वो पावर किसको मिला हुआ है? राज्यपाल को मिला हुआ है। कहने का मतलब नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी है उसके समकक्ष एवं उससे ऊपर रैंक का यदि अधिकारी, जैसे सिंपल सी बात करें कि एक मान लो आरक्षक है पुलिस में, आरक्षक, उसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी क्या है? जिले का एसपी के माध्यम से उसकी क्या हुई है? नियुक्ति। अर्थात उसके नियुक्ति पत्र में किसके हस्ताक्षर है? एसपी के हस्ताक्षर है। तो ऐसी स्थिति में इस आरक्षक ने यदि कोई कदाचार किया है तो उसको हटाने का पावर एसपी को है। एसपी के ऊपर डीआईजी को भी होगा, इसके ऊपर आईजी को भी होगा और डीजीपी को भी हो सकता है। लेकिन उससे नीचे जो है जैसे टीआई है या एसआई है वो ऐसे पद से नहीं हटा सकता। अर्थात नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही कार्मिक को क्या कर सकता है? पद से पदच्युत कर सकता है, या उससे ऊपर के रैंक का कर सकता है, निचले रैंक का नहीं कर सकता है। ये संवैधानिक संरक्षण कार्मिकों का आर्टिकल 311 के तहत क्या हुआ है? मिला है। फिर अगला आता है 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार जो है यहाँ पर भारत में संसद में
जो उच्च सदन है होता है राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। राज्यसभा की शक्तियां दो विशेष होती हैं, एक आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र क्या कर सकता है, कानून बना सकता है 1 साल के लिए। ये पावर भी किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है। एक दूसरा जो पावर है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की यदि स्थापना करना है भारत में, तो उसकी शक्ति किसको दी गई है, राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा क्या कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती चाहे तो। वर्तमान में 4 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और एक है इंडियन जुडिशरी सर्विस, जो कि अस्तित्व में अभी नहीं आई है, लेकिन 1976 से क्या हो गई है, ये पारित हो गया है। अर्थात भारत में एक इंडियन जुडिशरी सर्विस भी है जो कि जजों की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी, लेकिन ये अस्तित्व में अभी नहीं आई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह पारित कर दिया गया है। नई अखिल भारतीय सेवाएं भारत में कितनी है, 4 है, और अस्तित्व में कितनी है, 3 है। और कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं यदि आपको गठित करना है इसके अलावा, तो वो पावर किसको दिया गया है, आपके राज्यसभा को दिया गया है। तो देखा आपने कि सिविल सेवा वाला जो पार्ट है भाग 14, उसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारा ये है, और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि UPSC और राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष तक वो रहते हैं, उन्हें कैसे हटा सकते हैं, उनका वेतन कहाँ से मिलता है, नियुक्ति त्याग पत्र देने के बाद, नियुक्ति खत्म होने के बाद, पदावधि समाप्त होने के बाद वो दूसरी जगह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है कार्मिकों के लिए, ट्रिब्यूनल भी अलग से न्यायालय की स्थापना भी की है प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए, वो 323 में वर्णन है। उसका जो वर्णन है हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।